हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का दिन 19 मार्च 2024 वार मंगलवार। जी हाँ, आज का दिन 19 मार्च 2024 मंगलवार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए दोस्तों, अब करते हैं सोना चांदी की तरफ क्या भाव होने वाले हैं, आज जान लेते हैं। अगर आप सोने में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने सोने की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आपको खरीदारी से पहले आपकी जरूरत वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिल सकती हैं। देश में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के लेटेस्ट प्राइजेज देखें और एक समझदारी वाला फैसला करने के लिए इनकी तुलना करें। देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट है 65,610 रुपये और 22 कैरेट के लिए 60,100 रुपये है। सभी दामों का आज अपडेट किया गया है और ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अनुसार है। भारत के जवाब के बाद चीनी सेना ने फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया। बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों का ब्यौरा चुनाव आयोग नहीं सौंपा है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी ईवीए, इंडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मदद के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते। ट्रंप ने दी चेतावनी, कहा राष्ट्रपति चुनाव हारा तो खून खराबा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड पर अल्फा यूमिरियन समेत जानकारी साझा करें। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। कोलकाता के गॉर्डनेट इलाके में निर्माणाधीन इमारत ढहने से 2 की मौत। भारत ने जवाब के बाद फिर चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर किया दावा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों को लेकर एनडीए सीट शेयरिंग का फार्मूला तय। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। जी हाँ, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश में 40 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू, 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी, 1-1 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। विनोद तावड़े ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित करेगी। इंडी गठबंधन पर बोले हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी, विपक्ष मचा हड़कंप। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पदभार संभालने के बाद अपने पहले प्रशासनिक फेरबदल का आयोजन किया और रविवार को प्रसिद्ध श्री माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश और उनके नागरिकों में समृद्धि की कामना की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने उनकी आकांक्षाओं को बयां किया और एकजुटता और प्रगति के महत्व को बताया। करनाल के विपक्षी नेता अभय चौटाला की उनके खिलाफ एकजुटता के अपील का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने इसे एक उत्साही गठबंधन के रूप में खारिज किया और उत्तर प्रदेश में हुए ऐसे ही असफल प्रयासों का संदर्भ दिया। उन्होंने पीएम मोदी की सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया और राष्ट्र के विकास के प्रति अपनी पूरी कोमल निष्ठा का पुनरावलोकन किया। लोकतंत्र के आगामी उत्सव को हाईलाइट करते हुए मुख्यमंत्री ने नागरिकों से मतदान के महत्व को गहराई से समझाया और उन्हें राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनने की अपील की। उन्होंने भाजपा सरकार के विकासशील पहलुओं की सराहना की और विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए उनके मामलों में कोई ठोस मुद्दा नहीं है। समापन रूप में मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए योगदान करने की भी अपील की है और सरकार के सामाजिक समावेश शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी की सफाई। कहा, पीएम मोदी मेरे शब्दों का अर्थ। अपने शक्ति वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनके शब्द को घुमाकर उसके अर्थ को बदलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया है, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी, चुनाव आयोग, मीडिया, भारत के उद्योग जगत और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को अपने चुंगल में दबोच लिया है।
पीएम मोदी ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति शब्द को महिलाओं से जोड़ा था। उन्होंने कहा इंडी अलायंस की मुंबई रैली में शक्ति से लड़ने की बात कही गई है, लेकिन मैं शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों बेटियों का पुजारी हूं। मैं शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों बेटियों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। कहां से हुई विवाद की शुरुआत ये भी आपको बताते हैं। असल में राहुल गांधी ने मुंबई में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा था कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहाँ कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, ये सही है, राजा की आत्मा ईवी में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ये सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। कांग्रेस नेता इसी बयान के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी उन पर हमलावर हैं। गजा अल शिफा अस्पताल में एक बार फिर घुसे इजराइल सैनिक। गजा, जी हां, इजराइल सेना के एक बार फिर गजा शहर के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में अपनी कार्रवाई शुरू की है। सेना का कहना है कि उसने अब तक 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हमास के चरमपंथी भी शामिल हैं। उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि हमास के चरमपंथी एक बार फिर से संगठित होकर अस्पताल में कमांड सेंटर तैयार कर रहे थे। इजराइल सेना का दावा है कि अस्पताल के आसपास रह रहे लोगों को उन्होंने इलाका खाली करने की अपील भी की थी। अस्पताल में गजा के कई शरणार्थियों ने शरण ली हुई है, जिसमें मरीज भी शामिल हैं। इधर आपको बता दें कि हमास ने इजराइल सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे नया अपराध और आक्रमण बताया है। अल शिफा पर पहले भी हुई कार्रवाई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी नवंबर महीने में भी इजराइल सेना ने अल शिफा अस्पताल में सैन्य कार्रवाई की थी। सेना का दावा रहा है कि हमास अस्पताल परिसर में अपना कमांड सेंटर चलाता है। पाकिस्तान से भारत आए हिंदू सीएए लागू होने के बाद क्या बोले, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान से आए हिंदू बड़ी संख्या में राजस्थान में रहते हैं, जिनमें से कई सीएए लागू होने के बाद खुशी से फूले नहीं समा रहे, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो काफी उदास नजर आ रहे हैं। वे सरकार से गुहार लगा रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और उनकी जिंदगी किन मुश्किलों में गुजर रही है। देखिए, जोधपुर से एक मोहर सिंह मीणा की रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। दवा कंपनियां एंटी मैक्रोबियल रजिस्ट्रेट एमआर बढ़ते खतरे से निपटने के लिए नई दवाओं और वैक्सीन की करें खोज। बंडारू दत्तात्रेय, दवा कंपनियों में एंटी मैक्रोबियल रजिस्ट्रेटस एमआर बढ़ते खतरे से निपटने के लिए नई दवाओं और वैक्सीन की खोज अति आवश्यक है। दत्तात्रेय। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय प्रमुख दवा कंपनियों से आह्वान किया है और कहा है कि एक्ट्रोकोम्बियल रजिस्ट्रेटस एमआर के खतरे निपटने के लिए विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के नए वर्गों और वैक्सीन विकास में वैकल्पिक तरीकों से नई दवाओं की खोज करनी होगी, क्योंकि रोगाणुरोधी प्रतिरोध एएमआर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती है तथा वर्तमान में एंटीबायोटिक्स बेअसर हो रही है। राज्यपाल आज नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक्टिमेबोरियल रेजिस्टेंट ड्रग डिस्कवरी एंड वैक्सीन डेवलपमेंट थ्रू चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज, प्रतिरोधक नवीन औषधि खोज और वैक्सीन विकास चुनौतियां विषय पर आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वैज्ञानिकों व साइंस जगत के लोगों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एएमआर को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खतरों के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्ष 2050 तक दुनिया भर में लगभग 10 मिलियन मौतें एएमआर के कारण हो सकती है। अगर हमने इसके विरुद्ध समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की तो यह स्थिति कोविड-19 महामारी से भी बदतर हो सकती है। हालांकि इस प्रयास में वैज्ञानिक बाधाओं से लेकर नियामक बाधाओं और आर्थिक विचारों तक कई चुनौतियां हैं। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि एक नई दवा को बाजार में लाने में लगभग $1 अरब का खर्च आता है और
नए रोगाणुरोधी एजेंटों को विकसित करने के लिए नए यौगिक की खोज, जीनोमिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों और अंत विषय को बढ़ावा देने जैसे नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। AMR प्रतिरोधी रोगजनों से निपटने के लिए नवीन दवा खोजने और वैक्सीन विकास की तत्काल आवश्यकता को प्रेरित किया है। उन्होंने उपस्थित सभी वैज्ञानिकों से चर्चा, जानकारी साझा और विचार विमर्श करने और चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक सफल योजना के साथ कार्य करने का आग्रह भी किया है। नए रोगाणुरोधकों के अनुसंधान और विकास निवेश के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी समय की मांग है। उन्होंने बताया कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए एंटीबायोटिक उपयोग को अंकुलित करते हुए रोगाणुरोधी प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने, प्रतिरोधी रोगजनों के प्रसार को कम करने के लिए संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण उपाय को लागू करने तथा विश्व स्तर पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध रुझानों को ट्रैक करने के लिए निगरानी प्रणालियों में निवेश करना आवश्यक है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने के लिए जिम्मेदार रोगाणुरोधी उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, नीति निर्माताओं तथा आम जनता को शिक्षित करना अति महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के अनुसंधान और विकास प्रयासों को महत्वपूर्ण बढ़ावा। जी हाँ, राज्यपाल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत अनुसंधान और विकास प्रयासों का महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों से माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भरता के महत्व पर विशेष बल रहा है। सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में जैव प्रौद्योगिकी विकास से अनुसंधान और विकास संस्थानों के लिए वित्त पोषण वृद्धि की है, जिससे वैक्सीन विकास, निदान और दवा खोज जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व अनुसंधान की सुविधा मिल रही है। राज्यपाल ने इजराइल के विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंडा योनानाथ की मौजूदगी पर भी खुशी व्यक्त की और कहा कि इन्हें राइबोसोम पर शोध कार्य के लिए प्रसिद्ध भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर वेकी रामकृष्णन के साथ नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके पास जीवाणु संक्रमण के खिलाफ नई दवाओं के लक्ष्य के रूप में जीवाणु राइबोसोम का उपयोग करने का लंबा शोध अनुभव है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने युवा वैज्ञानिकों के लिए राजीव गोयल पुरस्कार की घोषणा की। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की गोयल अवार्ड कमेटी ने राजीव गोयल पुरस्कार की घोषणा की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति व गोयल अवार्ड आयोजन समिति के चेयरमैन प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने इन पुरस्कारों की सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हर वर्ष देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को सम्मानित विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने यह भी कहा कि इन वैज्ञानिकों ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए उत्कृष्ट योगदान दिया है। प्रत्येक राजीव गोयल पुरस्कार के लिए एक पदक, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए नकद दिया जाएगा। गोयल पुरस्कारों के लिए चुने गए 4 वरिष्ठ वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा विश्वविद्यालय ने पिछले सप्ताह ही कर दी थी। आपको ये भी बता दें कि देश के 4 वैज्ञानिकों जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा युवा वैज्ञानिकों के लिए राजीव गोयल पुरस्कार के लिए चुना गया है। जिन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार मिला है उनमें डॉक्टर सप्तश्री बसु, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग बेंगलुरु, और डॉक्टर सेबेस्टियन सी पीटर, JNCAAR बेंगलुरु, डॉक्टर बुशरा अतिक, जैविक विज्ञान और बायो इंजीनियरिंग विभाग ITI कानपुर, और डॉक्टर संजीव कुमार अग्रवाल, भौतिक संस्थान भुवनेश्वर, भौतिक विज्ञान शामिल हैं। इन युवा वैज्ञानिकों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए डोनर के नामित और आयोजन समिति के सह अध्यक्ष प्रोफेसर SP सिंह ने कहा कि डॉक्टर सप्तऋषि बसु ने द्रव गति के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के साथ बहुत बड़ा योगदान दिया है। सेबेस्टियन पीटर के कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और इसे कई मूल्यवर्धित रसायनों में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक तैयार किए हैं। जीव विज्ञान के लिए युवा पुरस्कार विजेता डॉक्टर बुशरा अतिक ने कैंसर जीव विज्ञान में अत्याधुनिक शोध किया है, जिसने प्रोस्टेट कैंसर
की नींव रखी है। प्रोफेसर एसपी सिंह ने कहा कि भौतिक विज्ञान में युवा वैज्ञानिक के लिए पुरस्कार विजेता डॉक्टर एस.के. अग्रवाल ने मुख्य रूप से न्यूट्रिनो भौतिक और डिटेक्टर अध्ययन में अभिनव योगदान दिया है। गोयल पुरस्कार आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर संजीव अरोड़ा ने कहा कि गोयल पुरस्कारों की स्थापना स्वर्गीय श्री राम एस गोयल 1990 में अमेरिका में बसे एनआरआई द्वारा की गई थी। प्रोफेसर संजीव अरोड़ा ने बताया कि पुरस्कार समारोह जल्द ही केयू में आयोजित किया जाएगा, जब सभी 8 वैज्ञानिक व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। हरियाणा में एक युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। हरियाणा के नारनौल में एक भयानक घटना सामने आई है, जिसमें बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बारे में जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि युवक का नाम मनीष है और वह मोहला सराय धूसरान में रहता है। घटना के संदर्भ में युवक रविवार की शाम को अपने काम से घर लौट रहा था, तब उसे बदमाशों द्वारा घेर लिया गया। बदमाशों ने युवक पर ईंटों से हमला किया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसके सर में लोहे का सरिया घुसा दिया। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को भी गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। मनीष एक आम युवक था जो एल्यूमिनियम के काम में लगा हुआ था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने मनीष के परिवार को गहरे शॉक में डाल दिया है। आरोपी बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस जांच में गहराई से जुटी है और घटना के पीछे की सच्चाई के सामने लाने की कार्रवाई कर रही है। हरियाणा लोकसभा चुनाव 2024 इस दोनों होगा मतदान। डीजीपी ने दी तैयारियों की बड़ी जानकारी। अब खबर विस्तार से। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के संदर्भ में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने मीडिया को बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा में चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया जाएगा। डीजीपी कपूर ने रोहतक में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, जहां उन्होंने इस संदर्भ में अपनी योजनाओं का विस्तार पूर्वक ब्यौरा किया। उन्होंने व्यक्त किया कि पुलिस तथा सभी संबंधित विभागों के साथ संयुक्त तौर पर काम किया जा रहा है, ताकि चुनाव समय पर निष्पक्षता और सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। चुनाव आयोग ने पिछले शनिवार 16 मार्च को देश भर में होने वाले आम चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग एक ही चरण में 25 मई को होगी। डीजीपी ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव 25 मई को होगा, जबकि चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में चुनाव की तैयारियों को समर्थन देने के लिए विभागों के साथ संयुक्त तौर पर काम किया जा रहा है। इसके लिए विभागों के साथ तालमेल स्थापित किया गया है, ताकि चुनाव के दौरान कोई भी कठिनाई पैदा ना हो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव को भी निष्पक्षता और सुरक्षा के साथ आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी उम्मीदवारों को वोटर्स के साथ न्यायपूर्ण और सच्ची राजनीति करने की अपील की गई है। जन आक्रोश रैली में गरजे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा बुजुर्गों को 6,000 रुपए होगी पेंशन। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही राजनीतिक दलों के प्रचार शुरू कर दिया है। हरियाणा में भी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनावी बिगुल बज चुका है, अब केंद्र के साथ हरियाणा में भी सरकार बदलने का समय है। पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा का चुनाव, इसलिए लोकसभा चुनाव के परिणाम का व्यापक असर विधानसभा चुनाव में होगा। हुड्डा महम में कांग्रेस की रैली को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में उन्होंने एक बार फिर चुनावी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तय है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6,000 रुपए महीना पेंशन, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, युवाओं के लिए खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों की पक्की भर्ती और गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। साथ ही बेकार
पोर्टलों से छुटकारा दिलाएंगे। गरीब परिवारों को पीला कार्ड देंगे। खेल खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पदक पाओ की नीति लागू करेंगे। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। उदय भान हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में पार्टी की जीत हरियाणा के उज्जवल भविष्य की तकदीर लिखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जुमलेबाजों को सबक सिखाने का समय आ गया है। भाजपा ने जनता से वादा खिलाफी की है और कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों को गिनवाया। वहीं कांग्रेस के राज्यपाल सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि महम क्षेत्र हमेशा देश और प्रदेश की राजनीति को दिशा दी है। आगामी 25 मई को मतदान के बाद भी यही खबर आएगी कि महम हल्के के राजनीति को एक बार नई दिशा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल की सरकार की नाकामी को ठिकरा मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर फोड़ दिया है, लेकिन अब चेहरा बदलने से काम नहीं चलने वाला। चुनाव में जनता भाजपा की पूरी सरकार को ही बदल देगी। साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 4 डिब्बे पटरी से उतरे, जान माल का नुकसान नहीं। रविवार रात करीब 1 बजे अजमेर से मदार स्टेशन के पास सुपरफास्ट साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस का इंजन और 4 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। एनडीआरएम बलदेव राम ने बताया कि हादसे के कारणों की अभी जानकारी सामने नहीं आई है। रेलवे ने अजमेर जंक्शन पर हेल्प डेस्क स्थापित किया। हेल्पलाइन नंबर 14 जारी किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि इंजन और 4 जनरल डब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रेलवे अधिकारियों व कर्मचारियों ने ट्रैक बहाली का काम शुरू कर दिया है। इस ट्रैक बहाली का काम किया जा रहा है और डाउन लाइन को फिट कर दिया गया है। इस पर ट्रेन परिचालन शुरू कर दिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ट्रेन के लोको पायलट को सामने से आ रही मालगाड़ी पर शक हुआ और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जबकि मालगाड़ी समांतर ट्रैक पर आ रही थी। ऐसे में 4 डब्बे और इंजन पटरी से उतर गए। आगरा कैंट के पीछे राजधानी एक्सप्रेस आ रही थी, जिससे हादसे की जानकारी होते ही रोक दिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है, परिवर्तित भी किया गया है। ट्रेन संख्या 12065 अजमेर दिल्ली सराय रोहिला रद्द की गई है। ट्रेन संख्या 222987 आजम आगरा फोर्ट रद्द। ट्रेन संख्या 09605 अजमेर भी रद्द की। ट्रेन संख्या 09669 अजमेर भी रद्द की गई है। अजमेर रेवाड़ी भी रद्द की गई है। ट्रेन संख्या 197763 मारवाड़ा जयपुर, 12915 साबरमती दिल्ली रेलवे शर्मा मार्ग डालवाट किया गया है। आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 17020 हैदराबाद हिसार रेल सेवा का मार्ग बाया आदर्श नगर मदार अजमेर को छोड़कर परिवर्तित रेलवे को इस मामले की जांच हादसे के कारणों का पता लगाना चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम भी उठाने चाहिए। हरियाणा में विदेश में नौकरी के झांसे में फंसे 7 युवाओं की हालत गंभीर, एक के पैर में लगी गोली। अब खबर विस्तार से। हरियाणा के कैथल जिले में भारतीय युवाओं को विदेश में लोभाकर मोटी सैलरी वाली नौकरी का वादा कर धोखा देकर उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में फंसाया गया। 7 युवाओं के परिवार वालों को आरोप है कि नौकरी के नाम पर एजेंट ने लाखों रुपए लिए और उनके बच्चों को विदेश भेज दिया, जहां उन्हें युद्ध में फंसा दिया गया है। यह घटना उस समय की है जब भारतीयों को विदेश में रोजगार की तलाश है। बेरोजगारी की समस्या से परेशान युवा अपने भविष्य को सुरक्षित और आर्थिक रूप से स्थिर बनाने के लिए इस तरह की नौकरी के लिए आकर्षित हो जाते हैं। इस मामले में कैथल के रहने वाले 7 युवाओं को एक एजेंट ने विदेश में रोजगार का झांसा देकर धोखा दिया। उनके परिवार वाले बताते हैं कि एजेंट ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए और उनके बच्चों को विदेश भेज दिया, जहां वे फिर युद्ध में फंस गए हैं। कैथल जिले के मठोर गांव के भाग सिंह के बेटे साहिल को भी विदेश भेज दिया गया, जहां उसने रूस यूक्रेन युद्ध में
फंसाया गया है। उनके पिता भाग सिंह ने बताया कि उन्हें एजेंट ने 10 लाख रुपए लेकर उनके बेटे को रूस और यूक्रेन युद्ध में भेज दिया। उन्होंने बताया कि उसके बेटे को गोली लगी है और अस्पताल में भर्ती है। अन्य युवाओं के परिवार वाले भी अपने बच्चों की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि एजेंटों ने उनसे लाखों रुपए ऐंठे हैं और उनके बच्चों को विदेश भेजा, जहां उन्हें सिर्फ सामान लोड और अनलोड करने को कहा गया। वहां पहुंचने के बाद उन्हें युद्ध में फंसा दिया गया है। इस घटना के बाद परिवार वाले सरकार से अपील कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द अपने बच्चों को स्वदेश लाने की कार्रवाई करें और उन्हें न्याय दिलाएं। हरियाणा की छात्रा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में बनाया रिकॉर्ड, 16 मिनट 26 सेकंड में किया ये कारनामा। हरियाणा के पानीपत के आर्य कॉलेज की BAMC द्वितीय वर्ष की छात्रा सारा खान ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। सारा ने अरबी भाषा में भारत के सभी राज्यों के नाम 16 मिनट 26 सेकंड में लिखकर यह रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 1 घंटे 7 मिनट का था, जिसे सारा ने 16 मिनट में तोड़ दिया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने सारा की इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश गहल्यान ने बताया कि सारा अद्भुत प्रतिभा की धनी है। सारा विभाग द्वारा चलाए जा रहे ACP नेटवर्क और प्रेरणा न्यूज़पेपर में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। डॉक्टर गहल्यान ने बताया कि सारा इससे पहले भी कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीत चुकी है। सारा की इस उपलब्धि ने कॉलेज, शहर और राज्य का नाम रोशन किया है। 19 साल की सारा खान ने अपने उच्च उपलब्धि के साथ साथ हरियाणा का नाम गौरवान्वित किया है। उन्होंने भारतीय बुक रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो उन्हें देश भर में मान और सम्मान के साथ नजरों में उच्चतम स्थान पर ले आया है। सारा खान ने आर्य कॉलेज के द्वितीय वर्ष की छात्रा के रूप में यह अद्भुत कारनामा किया है। उन्होंने इंडिया बुक रिकॉर्ड में अरबी भाषा में भारत के सभी राज्यों के नाम 16 मिनट 16 सेकंड में लिखकर बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 1 घंटे 7 मिनट का था, जो सारा ने 16 मिनट में तोड़ दिया। सारा खान की यह उपलब्धि उन्हें स्कूल और कॉलेज के साथ उनके शहर पानीपत और पूरे राज्य का गौरव दिलाती है। इस महत्वपूर्ण क्षण पर आर्य कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने छात्रा सारा खान को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। इस सफलता में सारा खान के प्रयासों को सलामी देने वाले हरियाणा के जनसंचार विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश गहल्यान ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने बताया कि सारा अद्भुत प्रतिभा की धनी है और उन्हें गर्व है कि उनके विभाग की ओर से एक ऐसा उत्कृष्ट छात्रा है। सारा खान इस उपलब्धि पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन देती है और इस बीच उन्होंने हर दिन 3 घंटे की मेहनत की है। उनकी इस प्रेरणादायक कहानी से हम सभी को सीखने और प्रेरित होने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बेहतरीन और उम्दा खबरें। कल फिर मिलेंगे हम इसी वक्त इसी समय। बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहें PPT न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत,